4 डेब्यूज करा के एक कहानी की थी कि हम नए लड़कों को चांस देंगे, ये कितनी कामयाब होगी। और डेब्यू करने वाला कोई प्लेयर भी कुछ कर नहीं सका। रानों के नाम था, एक तरफ नाहिद राना थे जिन्होंने 5 विकेटें ली, लाइन लगा दी पाकिस्तान। और बांग्लादेश की टीम जो ओडीआई रैंकिंग में 10वें नंबर पर है, उसके सामने ये हाल हुआ है। अगर पिच को देखते ना कि यार ये पिच कोई मुश्किल पिच थी। तंजीद हसन ने तो छक्के भी बड़े लगाए, मेरा ख्याल है 5 छक्के उन्होंने लगाए और 7 चौके लगाए। अब मोहसिन नकवी साहब लाहौर के, और मोहसिन नकवी साहब ने कुछ मुलाकातें की। सीधा सा इशारा बाबर आजम की तरफ है और शादाब खान की तरफ है, जो प्लेयर जो कि ओडीआई के अंदर खेल सकते हैं। अब क्या ऑप्शन है मोहसिन? पाकिस्तान बांग्लादेश से पहला वनडे हारा है, उसकी कई क्वालिटीज, कई कहानियां और कई रिकॉर्ड बने। अब इस वनडे को हारने के बाद एक चीज तो साबित हुई है कि पाकिस्तान ने जो 4 डेब्यूज करा के एक कहानी की थी कि हम नए लड़कों को चांस देंगे, ये कितनी कामयाब होगी। और डेब्यू करने वाला कोई प्लेयर भी कुछ कर नहीं सका। कोई जीरो पे गया, कोई सिंगल डबल फिगर भी दाखिल नहीं हो सका। रह सके फहीम अशरफ राणा साहब दोनों तरफ से राने छाए रहे जी। जो नाहिद राना, आज आप कह सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला दिन रानों के नाम था। एक तरफ नाहिद राना थे जिन्होंने 5 विकेटें ली और उन्होंने ऐसी उम्दा बॉलिंग की। अपनी पहली 4 ओवर्स के अंदर, हर ओवर के अंदर उन्होंने विकेट ली, लाइन लगा दी पाकिस्तानी टीम की। सिर्फ 114 रन पाकिस्तान की टीम स्कोर कर चुकी, जिसका ओडीआई रैंकिंग के अंदर चौथा नंबर है। और बांग्लादेश की टीम जो ओडीआई रैंकिंग में 10वें नंबर पर है, उसके सामने ये हाल हुआ है। अगर पिच को देखते ना कि यार ये पिच कोई मुश्किल पिच थी, तो उस तमाम बातों की जो है नफी होती है जब आप तंजीद हसन और शांतु की बैटिंग देखते हैं। और तंजीद हसन ने तो छक्के भी बड़े लगाए, मेरा ख्याल है 5 छक्के उन्होंने लगाए और 7 चौके लगाए। और उन्होंने 15वें ओवर में मैच साफ करके हाथ में पकड़ा दिया। और आज तक की तारीख की 2 विकेटों के नुकसान पर सबसे बड़ी बांग्लादेश की जीत थी कि उन्होंने कितनी बॉल्स पहले ये जीत हासिल कर ली। अब मोहसिन नकवी साहब लाहौर के अंदर है, और मोहसिन नकवी साहब ने कुछ मुलाकातें की हैं और उन्होंने कोशिश की कि इस हार का कुछ साबिक क्रिकेटर से भी मिले। अब मैं एक आधा, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहरहाल कुछ साबिक क्रिकेटर से भी मिले हैं। और लाहौर के हेड ऑफिस में वो 2 दिन से हैं, मतलब वो आजकल लाहौर में थे। उन्होंने मुलाकात भी की, पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम के प्लेयर से भी थी, ख्वाजा जुनैद जो उसकी कोच हैं उससे भी की। उन्होंने बड़ी तसल्ली दिलाई हॉकी टीम को कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनके पीछे खड़ा है, उनके लिए फैसिलिटेट करेगा। हॉकी प्लेयर्स को जो है फिटनेस के मसाइल, उस पर भी तवज्जो दी जाएगी। लेकिन क्रिकेट की तवज्जो कहाँ जाएगी, ये बहुत अहम सवाल है। अब सुनने में आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब बहुत बेकरार है, उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हो क्या रहा है। पहली चीज तो ये है, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब पाकिस्तान टीम ने बुरा परफॉर्म किया था, तो उसके बाद हमने टीम T20 की बनानी थी और हमने रगड़ा T20 की टीम में उन प्लेयर को लगा दिया जो शायद T20 में फिट हो सकते थे। और सेम वही काम हमने किया कि जो प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप के लिए सीनियर सेलेक्ट करके भेजे गए, जिनका T20 में अब कोई जगह बनती नहीं थी, पर हमने अब उनको ओडीआई से निकाल के कर दिया। मेरा बिल्कुल सीधा सा इशारा बाबर आजम की तरफ है और शादाब खान की तरफ है, जो प्लेयर जो कि ओडीआई के अंदर खेल सकते हैं, उनकी तरफ है। अब ये भी सुनने में आया कि बाबर आजम और शादाब खान समेत 3 सीनियर प्लेयर्स को शाहीन शाह अफरीदी जो क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की इस ओडीआई सीरीज में, उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा भाई आपको ड्रॉप किसी ने नहीं किया, हम नए लड़कों को चांस देना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतनी एक कमजोर टीम के साथ वो क्या हारेंगे। अब पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊं, जब आकिब जावेद को लाने की वजह क्या बनी थी, आपको शायद याद आ रहा हो कि पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हारे थे रावलपिंडी के अंदर, और उस वक्त से पहले आकिब जावेद साहब नहीं थे और उसके बाद उन्हें लाया गया। और आपको याद होगा कि हीटर लगाकर, पंखे लगाकर पिचों को सुखाया गया था और एक स्पिन ट्रैक बनाया गया था। और उसके बाद ये नोमान की और कटप्पा की बॉलिंग ने पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बड़े कारनामे किए थे। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मुल्तान में बड़े रनों के बार लगा के जीता था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड हमसे टेस्ट सीरीज हार गया था। और ये वजह बनी थी आकिब जावेद साहब को मोहसिन नकवी साहब के सामने या उनके सेटअप के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू मिलने की। अब आकिब जावेद के पास क्या आर्गुमेंट्स होंगे? बांग्लादेश एक पहला मैच इस तरह ओडीआई जीता है, लगता नहीं कि पाकिस्तान टीम कम बैक करने वाली फॉर्म में होगी, और ये दूसरा, अगर पाकिस्तान टीम ओडीआई हारती है सीरीज चली जाएगी। तो अब क्या ऑप्शन है मोहसिन नकवी साहब के पास? जो मैं बात बता रहा था,
असल क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का टैलेंट ही नहीं है पाकिस्तान में। मैं ये बात तो मानने को तैयार नहीं हूं। ये एक ऐसी गेम है जिसमें 25 करोड़ पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको 11, 15 या 20 का स्क्वाड यहां से नहीं निकल सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। टैलेंट मौजूद है। तो फिर सिस्टम कहां पे खराब है? सिस्टम करप्ट है या खराब है? अब करप्ट के सेंस में तो ये हो सकता है कि एक आधी कोई अगर आपकी सिलेक्शन की आपने डंडी मारी है तो ठीक है, लेकिन सिस्टम अगर फॉल्ट है सिस्टम का तो वो क्या है? वो मेरे ख्याल में 3 तरह का है। पहला, मेरिट को नजरअंदाज किया जाना, यानी अगर कोई अब मैं नाम लूंगा तो वो फिर अब शामिल हुसैन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको आपने कच्चा तोड़ लिया। कच्चा तोड़े हुए प्लेयर जो है वो कैसे कहां तक सर्वाइव करेंगे? यानी कि एक प्लेयर एक सीजन खेले, आप कह सकते हैं मास सदाकत, वो उसने कुछ थोड़ा सा खेल लिया। अब आप देखें ना उसके डेब्यू पर उसने कुछ नहीं किया। डेब्यू से पहले आने वाली उसकी वीडियो आप सुने जिसमें वो अपनी इस कामयाबी को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में उसकी जो है आंखें भर आती हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट माइक हेसन की नहीं है कि वो इस तरह के नए टैलेंट को जो है वो कच्चा न तोड़े? ये पहले देख लिया जाए। उनको थोड़ा सा पाकिस्तान ए टीम में साल डेढ़ खिलाना चाहिए, उसके बाद उनको लेकर आना चाहिए। एक तो ये जो है मेरे खाते में एक फॉल्ट है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वो खत्म हो गया। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट का 3 अंदाज में आप फायदा देख सकते हैं। पहले कि किसी मिसाल मैं एचबीएल से खेलता हूं, मैं किसी भी डिपार्टमेंट की टीम से खेलता हूं, मैं पीआईए की टीम से खेलता हूं, मैं कस्टम्स की टीम से खेलता हूं। अब उस डिपार्टमेंट की टीम से होना मेरे लिए एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट बनता है कि मेरी एक जॉब है, एक तनख्वाह, एक सैलरी चल रही है और मैं मोटिवेटेड हूं अपनी गेम की तरफ। दूसरा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट से ये होता है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट का कोच, आपकी डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट जो है आपको बैकअप कर रही होती है और वो बाकायदा सिलेक्शन कमेटी या सिलेक्शन के मामलात में अपना इनपुट दे रही होती है। वो बोल रहे होते हैं, वो आपके लिए आवाज उठा रहे होते हैं, भाई हमारा ये प्लेयर ये डिजर्व करता है, इसकी ये स्टैटिस्टिक है, इतनी परफॉर्मेंस है, ए क्लास के अंदर इसकी ये परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास के अंदर इसकी ये परफॉर्मेंस है, आप क्यों नहीं ले रहे? इस तरह किसी प्लेयर के पास एक बैकअप बनता है और वो आपके पास मयसर होता है, आपके सिलेक्शन कमेटी के पास उसकी प्लेट के अंदर मौजूद होता है कि वो उसको सिलेक्ट करे ना करे, और अगर ना करे तो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म होने से आपका वो जो एक इनपुट था वो रुक गया। अब दूसरी बात यह है कि जब आपके पास आप फौरी तौर पर, मतलब ये नहीं हो सकता, ये तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नहीं कर सकती। अब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम की परफॉर्मेंस T20 के अंदर इसलिए कह रहे हैं कि उनके बहुत से मेजर प्लेयर्स जो है वो मौजूद नहीं थे। सो आप जब भी कभी टीम के अंदर तब्दीलियां करते हैं तो एक ग्रेजुअल अंदाज से करते हैं। ये नहीं करते कि आप यकदम से एक पूरा पोर्शन जो है सीनियर्स का निकाल के जो है उसको बाहर खड़ा कर देते हो और आप कहते हैं ये बच्चों की टीम है और इसके साथ आप खेलें। सो इंटरनेशनल क्रिकेट में ये मुतवक्के बिल्कुल नहीं तवक्को की जा सकती कि आप इस तरह के डिसीजन करें। अब इस डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ना होने से एक ऐसी मुश्किल मोहसिन नकवी के दिमाग में आ गई है कि वो क्या करेंगे। अगर आप, मैं मोहसिन नकवी की जगह पे मैं क्या करूं? अब आपने अपने फॉरेन कोचेस की सेंस में जो है आपने गैरी क्रिस्टियन को हटा दिया। आपका एक चले, फिर आपने कहा कि हमें फॉरेन कोच चाहिए, आप माइक हेसन को ले आए। माइक हेसन का मसला ये है कि माइक हेसन जो है ना, वो मेरा ख्याल है बहुत एक्सपेरिमेंटल फेज में जा रहा है और एक्सपेरिमेंटल फेज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ज्यादा टाइम नहीं है। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप हमारे सर पर है और उस ओडीआई वर्ल्ड कप में अगर हम शिरकत से पहले हमारी ये ट्रेनिंग है, 4 नंबर की पाकिस्तानी टीम अब बांग्लादेश से इस तरह हार रही है, तो फिर आप पाकिस्तान टीम को किस तरह रेट करेंगे? और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इस वक्त सिस्टम नजर कोई नहीं आ रहा कि सिलेक्शन की क्या क्वालिटी हो और मोहसिन नकवी क्या करे। मोहसिन नकवी साहब को मेरा ख्याल है कि कम से कम एक मीटिंग तो बनती है उन प्लेयर्स के साथ जो फॉर्मेट T20 क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और मेरा ख्याल है उसमें उन्हें वसीम अकरम से बहुत मुशावरत करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। और मिसबाउल हक के सिलेक्शन कमेटी में आने से मुझे उम्मीद है, क्योंकि मिसबा ने पहले भी बहुत से ऐसे प्लेयर पाकिस्तान की T20 और ओडीआई में दिए थे जो जिन्होंने नाम किया। मुझे एक आसिफ अली याद है और भी बहुत से प्लेयर हैं। मिसबा का एक स्टाइल है कि वो सिलेक्शन के लिए बहुत ग्रास रूट लेवल तक जाते हैं, लेकिन इस वक्त तक मोहसिन नकवी साहब परेशान है और वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग उन बुला रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किया तो किया क्या चाहिए। आप अपनी राय से हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्यों लगता है पाकिस्तान टीम मुसलसल हार क्यों रही है। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।